तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सपेंडिचर क्या होता है। टाइप्स होते हैं हमारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस क्या होता है? अब ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास होने वाली है, क्लास 11 के लिए, सेशन 2021 और 2022 के लिए, जिसके अंदर हम करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, मीनिंग ऑफ एक्सपेंस, उसके टाइप और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो हमारी रह गई हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो हम सबसे पहले करने वाले हैं आज की क्लास में वो क्या है, एक्सपेंडिचर। ये पार्ट 3 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट अपलोड कर दिए हैं 2, और हमारा जो क्लास 11 का जो सेशन है पूरा, क्या कहते हैं, 11th क्लास का 2021 और 2022 के लिए, उसकी भी क्लासेस अपलोड कर दी हैं। उसकी अलग से सीरीज़ मैंने क्या करी है, बना दी है, प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर का क्या करने वाले हैं, मीनिंग करने वाले हैं। देखो क्या है एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक अमाउंट है जो हम स्पेंड यानी खर्चा करेंगे, या फिर मेरी कोई लायबिलिटी इनकर्ड होगी किसके लिए, एसेट को अडॉप्ट लेने के लिए या फिर गुड्स या सर्विस को लेने के लिए। बोले ये तो इसकी डेफिनेशन है, हमें थोड़ा डिटेल में समझाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं एक शॉप पे गया जहाँ पर मैंने क्या खरीदा, एसी खरीदा। क्या खरीदा, एसी परचेज़ किया। तो एसी जब मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया, जहाँ से सपोज़ करो मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने वहाँ से एसी अब क्या करना है, घर पे लेके आना है। तो अब क्या करूँगा, उस एसी को घर पे लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं सर पर रख के तो लाऊंगा नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पर खर्चा करना पड़ेगा, अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे घर पे आएगा और रेडी टू यूज़ होगा। एग्जाम्पल समझ आया? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम देते हैं हमारा आरओ का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, प्यूरीफायर का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ करो मैंने आरओ परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब आरओ जब घर पे आया तो उसकी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगेगा। उस क्योंकि रेडी टू यूज़ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा उस एसेट को के ऊपर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब जिसको एसेट और लायबिलिटी का मीनिंग थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने क्लास बना दी है इससे पहले वाली, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, किसी एसेट को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब लेने के लिए, घर तक यूज़ करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ज़रा ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसको इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखो क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट, मतलब ये ऐसा खर्चा होता है जो एसेट को एक्वायर करने के लिए होता है, और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या बोल रहे हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो एसेट को एक्वायर करने के लिए हेल्प करेंगे, और या फिर ऐसे खर्चे किसी चीज़ पर जिससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो, बिजनेस की इंक्रीज हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से समझा देगा। सपोज करो मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, क्या बोल रहा हूँ, एक वॉशिंग मशीन है, वो ख़राब हो गई चलते चलते, उसकी मोटर ख़राब हो गई। अब मैंने मोटर बदलवा ली उसकी, अब उससे क्या हुआ, वो मशीन और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक्सपेंडिचर करा जिसकी वजह से एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई, मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर पा रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे बोलते हैं हैवी रिपेयर्स। या फिर एग्जांपल दूँ, मेरी चेयर है, ठीक है, मेरी एक चेयर का एक पैर टूट गया, लकड़ी की चेयर थी, अब वो किसी काम की नहीं है, पर मैंने क्या करा, उसका पैर बनवा दिया, अब उससे पैर लगवा दिया, तो क्या हुआ, वो रेडी टू यूज़ हो गई, मतलब अब यूज़ हो सकती है, उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसे क्या, खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं ऐसा खर्चा जो एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, या यूज़ करना उसको क्या हो रहा है, उसकी लाइफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपको आई होप कैपिटल एक्सपेंडिचर का समझ आया होगा। अभी एक और एग्जाम्पल दूंगा जो आपको पूरा लिंक कर देगा। परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब
हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं जिससे मैं अपने गुड्स क्या कर सकूं, बना सकूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये हैवी खर्चा है, मशीनरी परचेज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरी कपड़े बनाने की कंपनी है जिसमें शर्ट्स वगैरह कट होती हैं, तो मेरे को उस कट करने के लिए मैंने मशीन खरीदी। किस लिए खरीदी? ताकि मैं क्या करूँ, उस कपड़े को जल्दी कट कर सकूँ। तो वो खर्चा मैंने क्या करा, अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के लिए इंक्रीज मतलब करा है वो खर्चा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जो एसेट की लाइफ को फ्यूचर में इंक्रीज कर देगा ऐसा खर्चा, जिससे मेरा एसेट और लंबे टाइम तक यूज़ हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सेकंड क्या आता है मेरा, सेकंड आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आता है मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन पढ़ते हैं देन इसको समझाता हूँ मैं। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन द अकाउंटिंग ईयर। AY मतलब अकाउंटिंग ईयर। ये ऐसा खर्चा होता है जिसके बेनिफिट हम सिर्फ 1 साल तक ही ले सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं ले पाते। उस खर्चे को किस में डाल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर इसे दूसरे शब्दों में बोलूँ, डे टू डे एक्सपेंडिचर यानी डेली एक्सपेंडिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरी एक शॉप है कपड़े सेल करने की, शर्ट्स वगैरह, जेंट्स गारमेंट्स वगैरह मैं सेल करता हूँ। तो उसको सेल करने के लिए मैंने लोगों को रखा होगा, एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, उनको सैलरी पे कर रहा हूँ। तो मेरे क्या डेली एक्सपेंडिचर हैं, डेली खर्चे, मेंटेनेंस खर्चे जो डेली हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे, ये सारे किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये उस एसेट को मेंटेन, मतलब मेरे को इनकम जनरेट करने के लिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, खर्चे हो रहे हैं। सेल और सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कनेक्ट करेगा। ध्यान देना, मेरी एक फ़ोटोकॉपी की शॉप है, या फिर सपोज़ करो मैं एक फ़ोटोकॉपी की शॉप ओपन करना चाहता हूँ। तो फ़ोटोकॉपी की शॉप ओपन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टेबल वगैरह, पेपर्स वगैरह होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और शॉप होनी चाहिए। ध्यान देना, मैंने क्या करा, वो मशीन जो फ़ोटोकॉपी करती है उसको परचेज़ करके लाया। तो मेरा क्या हुआ, कैपिटल खर्चा हुआ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीनरी करा। अब क्या हुआ, वो मशीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ़ोटोकॉपी करते करते ख़राब हो गई, उसकी मोटर ख़राब हो गई। सपोज़ करो मैंने उस मोटर को बदलवा दिया, उसकी वजह से वो मशीन ज़्यादा यूज़ हो सकती है। तो ये क्या हुआ, ऐसा खर्चा हुआ जिससे एसेट की लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इस खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या हुआ, उस मशीन को मेंटेन करने के लिए रोज़ उस पर सफाई चाहिए, रोज़ कपड़े से मारना है, तो एक पर्सन चाहिए जिसको मैंने ये पैसे दे रखे कि रोज़ आके वो सफाई करेगा। तो डेली मेंटेनेंस, उसकी डेली मेंटेनेंस के लिए मेरा खर्चा जो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया? आई होप आपको क्लियर होगा। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एग्जांपल अगर घर में दूँ, वाइट वॉश वगैरह हो गया, सपोज़ करो 1 साल में एक ही बार कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट एक बार ही ले सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैं सिंपल एक चीज़ मैं बताऊं, अकाउंट्स को समझना बहुत इजी है। अगर आप डेली बेसिस पे, मतलब जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, या आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको अगर एग्जांपल में लोगे ना, तो आपको अकाउंट्स की हर टर्म क्या होगी, समझ में आएगी, ठीक है। अब एक और लास्ट बताने, आगे बढ़ने से पहले एक और बता देता हूँ। कोई भी खर्चा जो हैवी हो रहा है ना, क्या बोला, कोई भी खर्चा जो हैवी हो रहा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं जनरली। और जो एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा हो रहा है या फिर कोई डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। हमने 2 टाइप पढ़ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नाम में ही क्या आ रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर डिफरेंस क्या है इसमें, क्या है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करा था कि इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के अंदर ही ले सकते हैं, उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर उसका बेनिफिट क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, किसी एक्टर से कोई भी, जैसे कोका कोला वगैरह की ऐड आती है, तो ऐड आने के लिए कोका कोला कंपनी या पेप्सी कंपनी क्या करती है, उस एक्टर को हैवी पे करती है, पैसा पे करती है।
अब वो ऐड का कर दिया ओवर द मोर देन 1 ईयर तक या 1.5 साल 2 साल तक दिखाती है, तो उसका बेनिफिट क्या कर रहा है उस ऐड का, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए हो, मतलब नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर ये हैवी काफ़ी मैंने अमाउंट पे करा है बड़ा, लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट है ना वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको एक्सपेंडिचर का मीनिंग और उसके टाइप बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंस का मीनिंग और उसके टाइप। देखो अब हम अपनी सेकेंड टर्म पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो जनरली लोग ना एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस को एक ही टर्म समझ लेते हैं, पर नहीं, एक्सपेंडिचर अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग गलत समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो एक्सपेंस क्या होता है, देखो इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब मैं इधर रेवेन्यू तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रेवेन्यू समझ लो कि बिज़नेस को सेल करनी है, सेल से उसे प्रॉफिट जनरेट करना है, इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे खर्चे जो इनकम जनरेट करने के लिए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर क्या था, ऐसे खर्चे जो एसेट को एक्वायर करने के लिए होते हैं, गुड्स को एक्वायर करने के लिए होते हैं या सर्विस को एक्वायर करने के लिए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। समझ आया एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस है, दोनों खर्चे ही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, जो लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक्सपेंस का समझ आया, ऐसे खर्चे जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू के लिए उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको चार्ज करते हैं कहाँ पर, मतलब कहाँ पर जाता है ये, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब क्या होगा, 11th क्लास में आगे जाके एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, वहाँ पर ये खर्चे आते हैं। तो क्या एक्सपेंडिचर वाले खर्चे नहीं आते, देखो एक्सपेंडिचर वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हैवी खर्चे, वो खर्चे एसेट में ऐड हो जाते हैं क्योंकि वो एसेट की लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं या हैवी खर्चे होते हैं। रेवेन्यू वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाते हैं, चार्जिंग करते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, सेम इसकी तरह, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में था, ये 2 पार्ट्स में बांटा गया। नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलत समझ लेते हैं इनको, ठीक है, और काफ़ी बार ये चीज़ें पूछ भी लेते हैं, वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछते तो ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा खर्चा होता है। तो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नाम सुना सुना लग रहा है, प्रीपेड। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, देखो क्या हुआ, इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड इन एडवांस। मतलब ऐसा खर्चा जो पहले ही एडवांस हो गया, पहले ही एडवांस में हो गया, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर। और इसका बेनिफिट क्या होगा, बाद में मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस से क्या आ रहा है, प्रीपेड सिम्स। हम मोबाइल के अंदर जो सिम यूज़ करते हैं अगर वो प्रीपेड हैं तो उसका बेनिफिट कब लेंगे, पहले हम उसमें रिचार्ज करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नेट यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और बताओ, जैसे टीवी में, टेलीविज़न में हमारा टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, एयरटेल वगैरह का कुछ भी, तो पहले हम उसमें पैसे डालते हैं, मतलब प्रीपेड। मैंने खर्चा क्या करा है, एक्सपेंस पहले ही पेड कर दिया एडवांस में, अभी हुआ नहीं है, महीने का पहले ही पे कर दिया। जब पूरे महीने का धीरे धीरे करके क्या करता हूँ, बेनिफिट लेता हूँ, तब जब मैं पूरे महीने उसको चलाता हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, जो पे कर देते हैं एडवांस में लेकिन बेनिफिट बाद में मिलता है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, ये जनरेट करता है एसेट, लुक लाइक एसेट। एसेट का मीनिंग क्या बताया था, ऐसे एसेट, करंट एसेट का बताया जिसका बेनिफिट क्या हो, 1 साल के अंदर हो या 1 साल के बाद हो, ये पूरा एसेट का मीनिंग था। करंट एसेट क्या था, ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट विद इन ईयर हो। तो प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट भी क्या होता है, विद इन ईयर होता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको शो कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा प्रीपेड एक्सपेंस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। हमारा सेकंड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन अभी मैंने पैसे पे नहीं किए हैं, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, मतलब मेरे को अभी पे करना है, मतलब ऐसे खर्चे हो गए हैं लेकिन मैंने अभी पे नहीं किए हैं, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रीपेड सिम का एग्जांपल दिया था, अब पोस्टपेड का एग्जांपल दे देते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है बताओ, हम पहले ही क्या करते हैं, कॉल वगैरह मैसेज वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, फिर लास्ट मंथ में हमारा क्या होता है, पूरा मंथली बिल आता है, देन हम क्या करते हैं, उसे पे करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होता है, पहले हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब खर्चा हो ही जा रहा है लेकिन अभी पे नहीं हुआ, फिर उसके बाद ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट के बाद हम क्या करते हैं, ड्यू डेट से पहले उसको क्या करते हैं, पे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एक अपने और आपके बीच में देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोग ट्यूशन्स पढ़ते होंगे, मेरे जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो सपोज करो आपने मुझे पैसे दे दिए एडवांस में, अभी क्लासेस नहीं ली हैं, तो आपके लिए वो खर्चा क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, और आपके लिए क्या होगा, वो एसेट होगा, और मेरे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने अभी खर्चा किया नहीं है, मैंने उसका बेनिफिट ले लिया है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मैंने खर्चा कर दिया लेकिन पे नहीं किया है, समझ लो उसको कुछ भी, मतलब लाइक जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कुछ लोगों को अपने अंडर रखा हुआ है, कुछ लोग हैं जो सैलरी पे काम कर रहे हैं या वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम करा लिया, महीने के बाद में मैं पैसे पे कर रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरीज वगैरह क्या होती है, मंथली एंड में मिलती है ना, मतलब पूरा महीना काम करने के बाद अगले महीने की 7 तारीख तक मिलती है, तो ये क्या हुआ, मैंने काम कर लिया। एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, उसके लिए खर्चा हो चुका है लेकिन अभी उसने पे नहीं किया है, एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। आई होप आपको प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम कुछ छोटी मोटी टर्म्स पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी टर्म्स का मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ कर लेते हैं। इंसॉल्वेंट का मीनिंग, सॉल्वेंट का मीनिंग, और डेट, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, डेटर वगैरह का मतलब बताता हूँ आपको। चलो देखो, अगला क्या है, सॉल्वेंट। ज़रा देना, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट दोनों साथ साथ कराने वाला हूँ। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। मतलब क्या होगा, एक पर्सन है जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं पर वो अब मुझे पैसे देने लायक नहीं है, मतलब उसकी पोजीशन नहीं है ऐसी कि वो मेरे को पैसे दे सकता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर जिस पर्सन ने मुझसे पैसे लिए हैं और वो उस पोजीशन में है कि वो मेरे पैसे लौटा देगा, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। समझ आया दोनों का मतलब? देखो मैंने दोनों का मीनिंग एक ही एग्जाम्पल में समझा दिया है और दोनों की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो, इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज़ इन अ पोजीशन, विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। मतलब अगर किसी ने आपसे उधार लिया और उसने उधार लौटा दिया तो मतलब वो ऐसी पोजीशन में है कि वो सॉल्वेंट पर्सन है। अब वो पर्सन भी हो सकता है, एंटरप्राइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने नहीं लौटाया तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसे दिवालिया घोषित कर देना। कोई कंपनी वगैरह सुना होगा आपने, न्यूज़ वगैरह में बहुत आता रहता है काफ़ी बार कि एक कंपनी है जो अपने उसने पैसे लिए वो लौटा ही नहीं पा रही है क्रेडिटर्स को, शेयरहोल्डर्स को, उन सबको, तो वो क्या हो गई, दिवालिया घोषित हो गई, यानी इंसॉल्वेंट हो गई। अगर वो पे करने की पोजीशन में है तो सॉल्वेंट। ठीक है, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, बैड डेब। बैड डेब का मतलब क्या होता है, बैड डेब इज द अमाउंट ओन टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बीन इररिकवरेबल। मतलब क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में, बैड डेब एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी का है लेकिन उसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब वो मिलने नहीं वाला। क्यों नहीं मिलने का वाला, क्योंकि वो इररिकवरेबल है, नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि सामने वाला पे नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या हुआ, मैंने सपोज करो मैंने अपने फ्रेंड को 1000 रुपये दिए। क्या बोला, मैंने अपने फ्रेंड को 1000 रुपये दिए, अब वो पे करने की पोजीशन में नहीं है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। और वो पैसे जो मेरे डूब गए उसे मैं क्या बोलूँगा, बैड डेब। समझ आया क्या बोला, मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिए, वो अगर उस पैसों को पे करने की पोजीशन में नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। और पे करने की पोजीशन में है तो सॉल्वेंट। और जो पैसे मेरे लिए जो मैंने उसको दिए थे वो डूब गए तो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेब, क्योंकि अब वो पैसे मेरे को मिलने नहीं वाले। जो जनरली हमारे साथ होता है, हम सब कहीं घूमने जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं काफ़ी, वो करते हैं कि यार मेरे को 100 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दो, मैं तेरे को बाद में दे दूँगी या दे दूँगा। तो क्या होता है, मिलते हैं क्या,
कभी नहीं मिलते, मतलब वो पैसे क्या होता है डूब जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बैड डेट हो गया मेरे लिए। तो ऐसे पैसे जो फ्यूचर में मेरे को मिलने नहीं वाले उसे क्या बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया डेटर। तो हमने 3 वर्ड पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं डेटर और क्रेडिटर एक साथ पढ़ेंगे, जैसे हमने 2-2 करके पढ़ा है। तो डेटर क्या होता है, देखो डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी, दोबारा देखो सब एक ही चीज़ है, पर्सन और एंटिटी हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंडर्ड। इसका मतलब होता है डेटर एक पर्सन है जिसको अमाउंट पे करना है एंटरप्राइज को, किसके बदले, चाहे वो उसने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करी हो, मतलब लिया हो, मतलब सेल गुड्स उधार लिए हो, या फिर कोई सर्विस ली हो। जैसे एग्जांपल, हर एक पर्सन है, जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैं दुकान पे गया, स्टेशनरी मतलब बुक मैंने ख़रीदने के लिए गया, रजिस्टर ख़रीदने के लिए गया। तो मैं जब रजिस्टर ख़रीदने के लिए गया, सपोज़ करो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, कैश दे दिया, वो तो ख़त्म हो गया। मैंने बोला अंकल मैं ना कल दे दूँगा या बाद में दे दूँगा, 1 हफ़्ते बाद दे दूँगा, बाद में आके दे दूँगा। तो मैंने उनसे क्या लिया, उनके बदले जो मैंने उन गुड्स लिया, मतलब उन्होंने मेरे को क्या करा है, सेल करा है, तो उसके बदले मैंने उनको पैसे नहीं दिए, तो मैं उनको कल को क्या करूँगा, पैसे दूंगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा भाई, डेटर। क्या हो जाऊँगा मैं, डेटर। वैसे ही अपने हिसाब से सोचो, सपोज़ मैं दुकान वाला हूँ, क्या बोला मैंने, सपोज़ मैं दुकान वाला हूँ, एक पर्सन मेरे पास आता है, ध्यान देना, एक पर्सन मेरे पास आता है, वो बोलता है भाई रजिस्टर चाहिए, मैंने बोला ठीक है ले जाओ। अब क्या करे, उसके पास रजिस्टर के पैसे नहीं है, वो बोल रहा है मैं लाना भूल गया, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा तब दे दूँगा, शाम को आऊँगा दे दूँगा। तो क्या होगा, वो मेरे लिए क्या होगा, डेटर, क्योंकि कल को मेरे को उससे क्या मिलने वाले हैं, पैसे। तो डेटर क्या होता है, एसेट, क्योंकि कल को मेरे को उससे पैसे मिलने वाले हैं, वो पर्सन क्या होता है, डेटर। ठीक है, कल को मेरे को उससे पैसे मिलने वाले हैं। तो क्रेडिटर क्या होगा, सब कुछ सेम है, इज अ पर्सन और एंटिटी हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। अब देखो क्या होता है, मैंने किसी से गुड्स खरीदे, ध्यान देना, मैंने किसी से गुड्स खरीदे उधार में, तो मेरे को उसको पे करना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी। वो लायबिलिटी क्या कहलाएगी मेरे लिए, क्रेडिटर। मतलब कल को मेरे को किसी को पैसे पे करना है, किसके लिए, अगेंस्ट मैंने या तो उससे उधार पैसे लिए होंगे या फिर उससे कुछ गुड्स परचेज़ किया होगा, तो ये क्या होगा, कल को मेरे को उसको पैसे पे करने हैं, तो उस पर्सन को क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और कल को मुझे किसी पर्सन से पैसे लेने हैं, तो पर्सन क्या कहलाएगा, मेरे को डेटर कहलाएगा। समझ आया आपको टर्म्स? देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने 5 टर्म्स समझाई हैं आपको, और ये याद रखना है, बहुत बार यूज़ होंगी बाद में आगे वाले चैप्टर्स में आने वाले में। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा पूरा आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो हम खर्चा करते हैं, अमाउंट स्पेंड करते हैं, ये लायबिलिटी इनकर्ड करते हैं, किसके लिए, एसेट को अक्वायर करने के लिए या फिर गुड्स या सर्विस को अक्वायर करने के लिए। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ बढ़ाता है या एंटरप्राइजेस की अर्निंग को इंक्रीज करता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो बिजनेस में डे टू डे मेंटेनेंस में काम आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है, 1 साल के अंदर मिलता है। उसके बाद हमने सेकंड टर्म पढ़ी एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे खर्चे जो बिजनेस करती है, किसके लिए, जनरेट करने के लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू को मैंने समझा इनकम जनरेट करने के लिए। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ऐसे खर्चे जो अभी मेरे हुए नहीं है लेकिन मैंने पे कर दिए, उसके बेनिफिट मैं आगे वाले सालों में लूँगा। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो हो गए हैं लेकिन मैंने पे नहीं किए। देन उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है, ऐसा पर्सन या एंटरप्राइजेस जिसने पैसे उधार लिए हैं लेकिन वो पे करने की पोजीशन में है, उसे सॉल्वेंट। अगर वही पर्सन पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं है तो उससे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। फिर क्या बोलते हैं, बेड डेट। बेड डेट मतलब जो पैसे मैंने किसी पर्सन को दिए उसने लौटाए नहीं, तो मेरे जो पैसे हैं क्या हो गए, डूब गए, उसे क्या बोलते हैं, बेड डेट। फिर उसके बाद पढ़ा हमने डेटर। डेटर क्या होता है आपका, डेटर मतलब वो बंदा जिससे मेरे को कल को पैसे लेने हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेटर। और क्रेडिटर वो पर्सन जिसको मेरे को कल को पैसे देने हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब जो मेरी 11th क्लास की मतलब पूरी सीरीज़ है वो MWF में आया करेगी 7 बजे। अब ये मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर नंबर 2
ख़त्म हो गया है। अब हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न एजम्पशन वगैरह, जो रूल्स प्रिंसिपल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3। तो देखते रहे मेरे चैनल को और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।